Welcome to the second lecture of this complete lecture series of soil science for the JRF, HRF and NET aspirant. And today we discuss about the soil structure. Already we are discussing in the previous lecture about the soil texture. So I start with the second unit, soil structure, and what is covered during this whole the lecture. Where what is the soil structure, its classification, soil aggregation, its genesis factor, and its stability, method of evaluation of soil structure. All these things are covered during this 1 hour lecture today. So we start with the definition of soil structure. What is the soil structure? Previous class में हमने पढ़ा था कि what is the soil texture. तो सॉइल टेक्सचर और सॉइल स्ट्रक्चर का डिफिनेशन बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो हमने टेक्सचर में क्या पढ़ा? इट्स अ रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सॉइल सेपरेट्स। इट्स अ रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सॉइल सेपरेट्स। तो जो सॉइल सेपरेट्स हैं क्या है? हमारा सैंड, सिल्ट और क्ले। सैंड, सिल्ट और क्ले का कितना अमाउंट है एज ए सॉइल? हम सॉइल को एक होल बॉडी काउंट करें 100%, तो इसमें सैंड, सिल्ट का क्या क्या परसेंटेज है, इसका इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन कितना है, ये हमारा सॉइल टेक्सचर है। लेकिन अगर हम इसी सॉइल के जो पार्टिकल हैं, सैंड, सिल्ट और क्ले, या अदर सॉइल पार्टिकल, प्राइमरी और सेकेंडरी सॉइल पार्टिकल, अरेंजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन एक सॉइल मास में कैसा है, ये हम सॉइल स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं। दैट मीन्स अगर हम सॉइल स्ट्रक्चर की बात करें तो सॉइल स्ट्रक्चर, व्हाट इज सॉइल स्ट्रक्चर? तो सॉइल स्ट्रक्चर इज द अरेंजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी पार्टिकल इन अ सॉइल मास। इन अ सॉइल मास इज कॉल्ड सॉइल स्ट्रक्चर। तो बेसिक डिफरेंस हमको ये पता होना चाहिए, और बार बार जेआरएफ में तो पर्टिकुलरली बार बार, और एसआरएफ में भी कभी कभी पूछा गया है स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस में, कि ये स्ट्रक्चर और टेक्सचर का डिफिनीशन, और हम उसमें वो कुछ न कुछ थोड़ा सा डिफरेंट देते हैं किताबों से। तो हमको ये बात याद रखनी है कि अगर रिलेटिव प्रोपोर्शन की बात करेंगे, अगर वो इंडिविजुअल पार्टिकल्स या सेपरेट्स के जो कितने अमाउंट है उसमें, इसकी अगर वो बात करेंगे, उसके क्वांटिटी की बात करेंगे, तो ये उसका हमारा क्या है? सॉइल टेक्सचर है। अगर उसी सॉइल सेपरेट्स के, डिफरेंट जो सॉइल सेपरेट्स हैं, उसके अरेंजमेंट, उसका सॉइल मास में कैसा अरेंजमेंट है, अगर हम इसकी बात करेंगे, उसके ऑर्गेनाइजेशन का बात करेंगे, जिससे वो सॉइल का क्लॉड या चंक या पैड या कंक्रीट जो भी आप कहें वो बना हुआ है, वो सॉइल स्ट्रक्चर है। जिसके कारण वो सॉइल का जो क्लॉड है या पैड है या चंक है, उसका एक स्पेसिफिक शेप और साइज हमको दिखता है, एक स्पेसिफिक मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस दिखता है। दैट इज द सॉइल स्ट्रक्चर। तो सॉइल स्ट्रक्चर, अब ये सॉइल स्ट्रक्चर व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? तो सॉइल स्ट्रक्चर ही वो स्पेसिफिक चीज है जो सॉइल के मोस्ट ऑफ द फिजिकल जो बिहेवियर है, जो हम फिजिकल प्रोसेसेस की बात कर रहे थे पिछले दिन जब हम सॉइल सॉइल फिजिक्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसको कंट्रोल करता है। जैसे कि वाटर, हॉट हॉट हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर दैट विल बी इनसाइड द सॉइल, दैट विल बी रिसाइड इन द सॉइल, हाउ मच अमाउंट ऑफ एयर दैट विल बी रिसाइड इन द सॉइल, what is the activity of root या growth behavior of the root, growth behavior of the plant, that will be controlled by the soil structure. कैसे कंट्रोल करते हैं? by the providing its providing the oxygen for the respiration, for the germination of root or development of germination of seed and development of the root. इसके अलावा ये जो सॉइल स्ट्रक्चर है हमारा, ये हमारे सॉइल के जो माइक्रोबियल, जो हमारा ये सॉइल फ्लोरा फाना है, इसकी एक्टिविटी को भी ये कंट्रोल करता है बाय प्रोवाइडिंग द, वही जो दो बेसिक चीज हम बता रहे हैं आपको, वाटर, एयर। जो सॉइल पार्टिकल है, आपको हमने ये ऑलरेडी बताया कि जो सॉइल पार्टिकल है हमारा, जो जो चीज जिसको हम, अगर सॉइल पार्टिकल दैट मीन्स प्राइमरी सॉइल पार्टिकल की अगर हम बात करें, इसे स्ट्रक्चर में हम प्राइमरी और सेकेंडरी बोथ को ये करते हैं। जो हमारा प्राइमरी सॉइल पार्टिकल है, जैसे सैंड, सिल्ट और क्ले, ये इनके ग्रुप्ड होने के और ग्रुप्ड होकर के एक एग्रीगेट फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया है, जो एग्रीगेट फॉर्मेशन जो है, ये हमारा सॉइल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन है। सॉइल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन है। और एक दो टर्म है, आप बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, आप याद रखेंगे। जो एग्रीगेशन की जो फिनोमिना है, अगर नेचुरली हो रहा है, तो जो इसके फल, इसके जो रिजल्टेंट के कारण
जो एग्रीगेट्स फॉर्म होंगे नेचुरल फिनोमेना के कारण, उसको हम नेचुरल एग्रीगेट, उस नेचुरल एग्रीगेट को हम पेड़ बोलते हैं। उस नेचुरल एग्रीगेट को हम क्या बोलते हैं? पेड़ बोलते हैं। और ये अगर आर्टिफिशियल फिनोमेना, आर्टिफिशियल फिनोमेना जैसे टीलेज, हमारा टीलेज क्या आर्टिफिशियली हम मैनिपुलेट कर रहे हैं सॉइल को, उसके कारण जो हमारा सॉइल मास का फॉर्मेशन होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लॉड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सॉइल का एक मास है, उस मास को हम डिस्टर्ब करेंगे, जैसे हम डिस्टर्ब करेंगे तो वो डिफरेंट साइज के एग्रीगेट में टूटेंगे। डिफरेंट, अभी हम बात करेंगे जब एवेल्युएशन की बात करेंगे वहां पे, तो इसको हम कैसे एवेल्युएट करते हैं। लेकिन ये आप याद रखें कि जब भी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता, तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये सॉइल स्ट्रक्चर्ड है या ये स्ट्रक्चर लेस है? तो बिहाफ ऑफ द एग्रीगेट, हम एग्रीगेट को देखकर ही ये पता लगाते हैं कि सॉइल क्या है, स्ट्रक्चर्ड है या स्ट्रक्चर्ड नहीं है वो। ठीक, तो ये हमारा है बेसिक चीजें जो हमको सॉइल स्ट्रक्चर, टेक्सचर, इसके बीच का डिफरेंस, और ये हमारा ये सॉइल सॉइल स्ट्रक्चर है, उसका जो मोटा मोटी बातें हैं ये हमको समझ में आनी चाहिए। फिर जो जो हमारा सॉइल स्ट्रक्चर है, उसका अगर हम फील्ड में जाएंगे तो आपको डिफरेंट टाइप के एग्रीगेट्स दिखेंगे। आप जाएंगे फील्ड में, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, या डिफरेंट टाइप के उस आपको मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस दिखाई देंगे, सिग्निफिकेंट डिफरेंस दिखाई देंगे इसमें। और ये जो सिग्निफिकेंट डिफरेंस जो हमको विजिबल है नेचुरल कंडीशन में, इसी के बिहाफ पे हम सॉइल के स्ट्रक्चर को 3 कैटेगरी में डिस्क्राइब करते हैं, सिर्फ इसको समझने के दृष्टिकोण से, कि हमारी अंडरस्टैंडिंग, ये फील्ड कंडीशन में जो हमको डिफरेंट टाइप के एग्रीगेट्स दिख रहे हैं, इसके बिहाफ पे ये कैसे ये कैसे हम तय करेंगे कि ये एग्रीगेट्स कैसा है, इसका क्या फीचर है, इसको क्लासिफाई करने के लिए, इसको कैटेगराइज करने के लिए हम 3 कैटेगरी लेते हैं। और पहला कैटेगरी हमारा है स्ट्रक्चर का, सॉइल स्ट्रक्चर का टाइप। दूसरा है हमारा क्लास। तीसरा है हमारा ग्रेड। जो टाइप है, आप जान रहे हैं, टाइप इज द शेप और फॉर्म। ये हमारा एग्रीगेट का, जो सॉइल एग्रीगेट बोलिए आप, पेड्स को आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, पेड़ क्या है एक, ये भी क्या है? एग्रीगेट है, जो कि नेचुरल कंडीशन में फॉर्म हो रहा है। तो जो हमारा एग्रीगेट है, सॉइल एग्रीगेट, उसका शेप कैसा है, वो कैसा दिखता है हमको बाहर से, ये उसका टाइप बताता है। अगर हम बोल रहे हैं कि किसी सॉइल का ये टाइप है, दैट मीन्स वी आर रिफ्लेक्टिंग टुवर्ड्स द इट्स शेप, इट्स मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस, ये कैसा दिखेगा हमको। जैसे कि हो सकता है ये स्फेरॉइडल हो सकता है ये प्लेटी हो सकता है ये क्लुमनर हो, दैट इज द टाइप, शेप उसका कैसा दिखेगा। उसके बाद दूसरा जो हमारा कैटेगरी है वो है क्लास। क्लास रिफ्लेक्ट द साइज ऑफ पेड़, उसका कितना साइज है, 2 mm का है, 4 mm का है, 25 mm का है, क्या उसका एग्रीगेट का साइज है, ये हमको क्लास बताती है। और ग्रेड क्या बताता है हमको? सॉइल का जो स्ट्रक्चर का जो ग्रेड है, ये ग्रेड हमको बताता है कि वो जो स्ट्रक्चर है उसकी क्या स्टेबिलिटी है, उस वो स्ट्रक्चर कितना डिस्टिंक्ट है। तो ये डिस्टिंक्शन हम कैसे निकालते हैं? तो उसका हम कुछ देयर इज सम कुछ हमारे पास टेक्निक्स हैं इवैल्यूएशन के, जो कि एट द लास्ट ऑफ द लेक्चर पढ़ेंगे। उस टेक्निक्स के बिहाफ पे हम देखते हैं कि ये पेड कितना डिस्टिंक्शन, ये एग्रीगेट कितना कितना ज्यादा एक दूसरे से कोहेरेंटली बाइंड है, बाइंडिंग कैपेसिटी इसकी कितनी है, ये कितना बढ़िया से कितना बढ़िया एग्रीगेट है, इसका एग्रीगेशन कितना अच्छा हुआ है, दैट इज द ग्रेट। तो हमको सॉइल स्ट्रक्चर को फील्ड कंडीशन में, नेचुरल कंडीशन में पढ़ने के लिए 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है, फॉर द इजी टू अंडरस्टैंड, टाइप, क्लास और ग्रेड। आपको याद रखना है, टाइप जो होता है वो उसका शेप होता है, टाइप इज रिलेटेड विथ शेप। क्लास जो है उसका साइज है, क्लास जो है उसका साइज है, और ग्रेड जो है वो डिस्टिंक्शन है। आप ऐसे शॉर्ट फॉर्म में से याद रख सकते हैं। आपको टाइप तो याद रखना पड़ेगा, TSA आप कर लीजिए। टाइप, टाइप मीन्स TSA, TSA मतलब टाइप, एस मतलब शेप, ए मतलब एग्रीगेट का साइज। क्लास आप जानते हैं, आपके क्लास का एक साइज होता है, 30 बच्चे होते हैं, 40 बच्चे होते हैं, 50 बच्चे, दैट इज द साइज, आप ऐसे याद कर लो। और ग्रेड, हर साल हमारा ग्रेड स्टेबल नहीं रहता, कभी कभी चेंज भी होते रहता है, कभी 8.5, कभी 3.5, कभी 2.5। तो इस तरह आपको रिलेट करके इसको याद रख सकते हैं। और ये बार बार पूछे जाते हैं, तो इसको आपको एकदम अच्छे से याद करके रखना है। ऐसा मान लो कि ये चीजें क्या है हमारे लिए, ये VVI है, ये VVI है, ये आपको याद होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको नहीं भूलना है। ये बस, ये क्या करते हैं, सिर्फ नाम ही पूछते हैं, ये नाम ही पूछते हैं। और आपको अगर इतना भी याद रहेगा तो आई थिंक आप बेहतर कर जाएंगे इसमें। उसके बाद है, अब हम एक एक करके बात करेंगे। जो 3 चीजें हमने पढ़ी थी, टाइप,
क्लास और ग्रेड। तो पहला हमारा जो है टाइप ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर। तो जो सॉइल स्ट्रक्चर है, जो सॉइल स्ट्रक्चर है, जो टाइप ऑफ जो सॉइल का जो स्ट्रक्चर है उसको हम जनरली फोर फोर मेजर फॉर्म्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला हमारा प्लेटी है, पहला प्लेटी है, दूसरा हमारा प्रिज्म लाइक है, तीसरा ब्लॉक लाइक है, चौथा स्प्रेडल है। इन चारों को हम एक एक करके पढ़ेंगे धीरे। तो हम सबसे पहले से शुरू करते हैं, जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है। प्लेट लाइक स्ट्रक्चर की क्यों बात, तो सबसे पहले हम प्लेट लाइक स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ये चार मेजर हैं, इसके अंदर भी हम क्लास रिक्लासीफाई करते हैं। तो पहले हम जो हमारा मेजर ग्रुप है, पहला प्लेट लाइक स्ट्रक्चर। प्लेट लाइक स्ट्रक्चर वैसा स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं जो रिलेटिवली थिन है। आप हमारे पॉइंटर, आपको पॉइंटर दिख रहा है ना, पॉइंटर का मूवमेंट दिख रहा है ना आपको? कोई एक तो बताओ। हेलो। यस सर, यस सर। हाँ, पॉइंटर का, आप पॉइंटर का थोड़ा सा मूवमेंट देखना। जो हमारा प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर में पहला जो है हमारा कि इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। तो आपको कुछ जो बातें मैं बोल रहा हूँ मोटा मोटा, वैसे मैंने इसको ये हाईलाइट कर दिया है, फिर भी मैं आप इसको ध्यान से देखेंगे क्योंकि यही चीजें पूछे जाने वाली एग्जाम में। आपको कोई विशेष याद नहीं रखना, बस ये बात की पॉइंट्स आपको याद रखना है, की नोट्स बस, ओके। ज्यादा राम कहानी नहीं, बस इतना की नोट्स आपको याद होना चाहिए। जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है, आपको प्लेट से क्या समझ में आता है? प्लेट मतलब ऐसी चीजें जिसकी हॉरिजेंटल डायमेंशन बड़ी हो, जो कि हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल प्लेट लाइक होगा, लीफ प्लेट्स होंगे। और इसका खास बात यही होगा कि इसका हॉरिजेंटल डायमेंशन लार्जर देन वर्टिकल डायमेंशन, मतलब इसका हॉरिजेंटल डायमेंशन ज्यादा बढ़ेगा। और आप यहाँ देखेंगे तो देखिए, इसका हॉरिजेंटल डायमेंशन का ग्रोथ ज्यादा है। ये नेचुरल कंडीशन का फोटो है। तो ये हॉरिजेंटल डायमेंशन इसका क्या है, बड़ा होना चाहिए। ये इसकी कंडीशन है प्लेट लाइक स्ट्रक्चर के लिए। तो आपको एग्जाम में यही पूछेगा, तो प्लेटी स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो उसका हॉरिजेंटल डायमेंशन का ग्रोथ ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वर्टिकल डायमेंशन। ये मैं एक चीज और आपको बता दूं। देखो, ये इसका हॉरिजेंटल डायरेक्शन है, किसी का भी, किसी, इसको हम हॉरिजेंटल बोलते हैं। और ये जो है, ये आपका वर्टिकल है। ये क्या है? वर्टिकल है। ये हो गया एच और ये हो गया भी, वर्टिकल। तो ये जो हमारा हॉरिजेंटल डायमेंशन है वो इसका ज्यादा ग्रोथ होगा। अब ये हॉरिजेंटल डायमेंशन का ग्रोथ, इट्स ओके, एक पॉइंट। अब हॉरिजेंटल डायमेंशन का ग्रोथ कैसा है, इसके बिहाफ पे हम इसको दो थिकनेस के बिहाफ पे इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दो कैटेगरी और सब कैटेगरी में करते हैं। पहला, अगर ये थिक है, अगर ये थिक है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर थिक है, अगर ये थिक है तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्लेटी बोलेंगे। बस इतना बात आपको याद रखना है, थिक है, यूनिट्स लेयर आर अगर थिक हैं तो ये प्लेटी हैं, अगर थिन है, पतले हैं, तो ये क्या होंगे? लेमिनर होंगे। बस, ठीक है तो प्लेटी, थिन है तो लेमिनर, बस ये हो गया। दूसरा आपको क्या याद रखना है? ये तीन पॉइंट मैंने आपको बता दिए, इसमें तीन पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। चौथा पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि सरफेस लेयर जो होना चाहिए, ये कहाँ मिलेंगे हमको प्लेटी स्ट्रक्चर? तो प्लेटी स्ट्रक्चर जनरली हमको वर्जिन सॉइल के सरफेस लेयर पर मिलते हैं। अब क्यों मिलते हैं तो मैं तो आपसे पूछता ये, लेकिन चलो डिस्टरबेंस होंगे, मैं आंसर बता देता आपको। वर्जिन सॉइल में किस सॉइल को हम वर्जिन सॉइल बोलते हैं? ऐसा सॉइल जहां पे अभी तक कल्टीवेशन नहीं हुआ है, जो अभी तक नॉन एरेबल है, वहां जहां पे हमने कल्टीवेशन नहीं किया है, जैसे अमेजन रेन फॉरेस्ट, हम वहां के सॉइल है, वहां क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे लीफ फॉल होते हैं, लीफ फॉल होते 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 ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन हुआ, उसका डिपोजिशन भी हुआ साथ ही साथ। तो वहां पे एक स्ट्रक्चर जो फॉर्म करेंगे जनरली, वो प्लेटी स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। लेकिन कभी कभी ये स्ट्रक्चर सब सॉइल में भी पाए जाते हैं। सब सॉइल में क्यों? मान लो बहुत सारा मैकेनिकल फोर्स इसके ऊपर से है, कोई भी बहुत बड़ा बड़ा ट्रैक्टर जा रहे हैं आ रहे हैं, तो क्या होंगे, सॉइल का स्ट्रक्चर दब जाता है। तो कभी कभी ये उस कंडीशन में ये सब सॉइल में भी पाए जाएंगे, तो आपको ये भी याद रखना है। तो प्लेटी में आपको इसी तरह से आपको हर में याद रखना, मैं एक में बता देता हूँ आपको कैसे क्या क्या याद रखना है। पहला,
प्लेट लाइक स्ट्रक्चर उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं जहां जिसका हॉरिजॉन्टल डायमेंशन लार्जर देन वर्टिकल डायमेंशन होते हैं। अगर ये थिक हैं तो इसको हम प्लेटी बोलते हैं, अगर थिन है तो लेमिनर बोलते हैं। और जनरली इस तरह के स्ट्रक्चर वर्जिन सॉइल के सरफेस लेयर में, और कभी कभी अगर मैकेनिकल डिस्टरबेंस ज्यादा है या हमारा मैकेनिकल बर्डन ज्यादा है सॉइल के ऊपर, तो ऐसे सॉइल में सब सॉइल में भी हमको ये दिखेगा। ऐसे जो दिस टाइप ऑफ जो स्ट्रक्चर होते हैं जनरली ये पेरेंट मटेरियल से कभी कभी इनहेरिटेड होते हैं, या कभी कभी एक्शन ऑफ वाटर और आइस से भी ये बनते हैं। कभी कभी एक्शन ऑफ आइस के कारण भी बनते हैं। जैसे मान लो कि हमारा कहीं पे सॉइल इरोजन हुआ, एक सॉइल का इरोजन हुआ, और वहां के बाद धीरे धीरे सॉइल कहीं डिपोजिट हो गया। डिपोजिट या आयस के कारण सॉइल का इरोजन हुआ, और जहां डिपोजिट हुआ, तो डिपोजिट होगा तो क्या होगा, लेयर बाय लेयर डिपोजिट होगा, तो वो एक लेयर बन जाएगा और वो प्लेटी स्ट्रक्चर बनेगा। वहां पे हम ये नहीं कर सकते हैं कि धीरे धीरे वो लार्ज एरिया में डिपोजिट होंगे, तो इस तरह के स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे प्लेट लाइक स्ट्रक्चर। अब दूसरा हमारा जो मेजर टाइप है वो है प्रिज्म लाइक। प्रिज्म लाइक जस्ट इसके अपोजिट आप सोचो, जस्ट अभी मैंने आपको जो बताया प्लेट लाइक, इसके जस्ट अपोजिट आप प्रिज्म को आप समझो। प्रिज्म में क्या करना है, इसका वर्टिकल एक्सिस जो होता है, वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल मतलब ये डायमेंशन, जो वर्टिकल डायमेंशन है वो मोर डेवलप होते हैं, ज्यादा डेवलप होंगे एज कंपेयर टू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एज कंपेयर टू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। और चूंकि वर्टिकल डायरेक्शन ज्यादा हो गए, तो आपके घर में देखना कि वर्टिकल मतलब क्या, आपके घर के पिलर, पिलर का हाइट वर्टिकली ज्यादा होता है, तो पिलर लाइक स्ट्रक्चर शेप देंगे ये। और ये कितना सेंटीमीटर के हो सकते हैं, 1 to 10 सेंटीमीटर के। और ये जनरली एरिड और सेमी एरिड रीजन में, जहां पे वाटर का मूवमेंट नहीं है, अभी तुरंत मैंने आपको बताया कि जहां वाटर का मूवमेंट है वहां क्या है, वहां पे हमको प्लेटी स्ट्रक्चर दिखेगा। यहाँ वाटर का मूवमेंट नहीं है, तो सिर्फ डिपोजिशन 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 हो गया, तो ये एक पिलर लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे। तो इस तरह के स्ट्रक्चर में हम एरिड और सेमी एरिड रीजन में हम इस तरह के स्ट्रक्चर देखते हैं। अब इसमें भी थोड़ा सा सब कैटेगरी है। अगर ये जो है हमारा, ये जो ऊपर का जो आप देख रहे हैं ये पोर्शन, अगर ये पोर्शन जो टॉप का पोर्शन है अगर ये राउंडेड है, कैसे हैं, राउंडेड हैं, तो उसको हम कोलुमनर बोलते हैं। अगर ये टॉप का जो पोर्शन है वो अगर ये राउंडेड है, अब ये कैसे हो गए, मान लो राउंडेड, तो राउंडेड में बताता कैसे बनता है एक्चुअली, तो बहुत दिन हो गया मैं भी भूल रहा हूँ। इस तरह से कुछ राउंडेड, राउंड आप समझ रहे हैं ना, राउंड टाइप का माउंटेड लेयर, तो वो कोलमनार होगा। अगर टॉप अगर उसका फ्लैट होगा, एकदम फ्लैट चिकना ऐसा, जैसा ये देख रहे हैं, मतलब ये स्ट्रक्चर की बात नहीं, जैसे बाहर का आप पार्ट देखो, तो उसको हम बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, और क्लियर कट उसका अगर प्लेन का लेवल होगा तो उसको हम प्रिज्मेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिज्मेटिक। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, वर्टिकल एक्सिस इसका ज्यादा होगा, अगर राउंडेड है तो कोलमनार, टॉप्स आर फ्लैट देन प्रिज्मेटिक। अब तीसरा हमारा मेजर स्ट्रक्चर है वो है ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर। ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर वैसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं जिसका ऑल थ्री डायमेंशंस, लेंथ, विड्थ और हाइट, तीनों के तीनों अगर सेम डायमेंशन में ग्रोथ किए हैं, मतलब ये डायमेंशन भी, ये डायमेंशन भी हमारा, और ये डायमेंशन भी, तीनों डायमेंशन का अगर सेम ग्रोथ हुआ है, तीनों डायमेंशन इक्वली है, इक्वल है, तो हम इसको हम बोलते हैं ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब क्या है, इसमें भी सब कुछ सब कैटेगरी है। सब कैटेगरी किस बिहाफ पे है, बिहाफ ऑफ इट्स फेस। इसके जो फेस है, फेस किसको बोलते हैं, ये जो है, ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं इसको हम फेस बोलते हैं, ठीक ना, इसको हम क्या बोलते हैं, फेस बोलते हैं। तो अगर इसका जो फेस है वो शार्पली फ्लैट है, शार्पली फ्लैट होना चाहिए फेस, और इर्ज कैसा होना चाहिए, इर्ज जो है हमारा एंगुलर है, ये इर्ज, इसको हम इर्ज बोलते हैं। ये इर्ज जो है वो एंगुलर अगर है, इर्ज अगर एंगुलर है तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम एंगुलर ब्लॉक ही बोलेंगे। इसको क्या बोलते हैं, हम एंगुलर ब्लॉक ही बोलते हैं। लेकिन फेस और इर्ज दोनों क्या है, राउंडेड है। राउंडेड मतलब आप माउंटेड समझ रहे हैं ना, ऐसा आप हमारे हाथ को अगर देख रहे हैं तो इस तरह का अगर स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो उस तरह के को हम क्या बोलते हैं, सब एंगुलर बोलते हैं, सब एंगुलर। और ये जो ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जनरली, ये इस तरह के जो स्ट्रक्चर हैं सब सॉइल में पाए जाते हैं, ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर।
और ऐसे स्ट्रक्चर में क्या होता है, हमको थोड़ा सा ड्रेनेज, एरेशन और रूट पेनिट्रेशन जो होता है वो इसका थोड़ा सा क्या होता है, बेहतर होता है। उसके बाद है हमारा स्पोराइडल। स्पोराइडल स्ट्रक्चर जिसको हम स्फीयर लाइक बोल रहे हैं, गोल, एकदम से राउंडेड। तो और जो राउंडेड पेड अगर होंगे तो उसको हम बोलते हैं स्पोराइडल स्ट्रक्चर। इसका जो साइज होगा कभी भी 1 इंच से ज्यादा नहीं होगा, नॉट मोर देन 1 इंच। और ये कभी भी 1 इंच से ज्यादा इसके साइज नहीं होंगे। इसके अलावा ये जो स्ट्रक्चर होते हैं जनरली, जो ये राउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे इस तरह के जगहों पे पाए जाते हैं जहाँ पे स्पेंडिंग टाइप के क्ले वगैरह मिलता है, वहां पे जहाँ पे ब्लॉकी, जो ब्लॉकी स्ट्रक्चर अगर नहीं बना तो राउंड ही बन जाता है कभी कभी। जनरली जो स्पेंडिंग टाइप के क्ले होते हैं वहां पे ब्लॉकी स्ट्रक्चर बनते हैं, लेकिन कभी कभी वहां पे ये, या अगर तीनों का प्रोपोर्शन, सैंड, सिल्ट और क्ले का प्रोपोर्शन एक जैसा है, मतलब ये ऑप्टिमम अमाउंट में है, तो वहां भी आपको स्पोराइडल टाइप के स्ट्रक्चर दिखेंगे। स्पोराइडल टाइप के स्ट्रक्चर दिखते हैं। और इसमें दो ग्रुप है इसके पोरोसिटी के बिहाफ पर। अगर स्ट्रक्चर लेस पोरस है रिलेटिवली, अगर मान लो स्ट्रक्चर लेस पोरस है तो हम उसको ग्रेनुलर बोलते हैं। जैसे यहाँ मैंने लिख रखा ऑलरेडी, अगर इसकी पोरोसिटी, जो ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होता है उसका पोरस लेस पोरस होता है, दो सब कैटेगरी है, ग्रेनुलर और क्रम। और अगर मोर पोरस है, वेरी पोरस है, तो इसको हम क्रम बोलते हैं, क्रम भी बोलते हैं, ठीक ना। और जनरली ये जो स्ट्रक्चर है जहाँ पे हम बोल रहे हैं ना कि सैंड, सिल्ट और क्ले एक स्पेसिफिक अमाउंट में होगा और ऑर्गेनिक मैटर रिच होना चाहिए, तो इस तरह के जगहों पे आपको स्पोराइडल स्ट्रक्चर आपको दिख जाएगा। इस तरह की जगहों पर हमको आपको स्पोराइडल स्ट्रक्चर दिख जाएगा। तो ये 4 स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाया, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब है साइज। साइज, जो डिफरेंट साइज हैं, आप अभी हमने दूसरा नंबर में, पहला क्या पढ़ा था आपको, टाइप, दूसरा क्या पढ़ा हमने, क्लास। तो क्लास क्या बताता है, साइज। तो जो जो साइज है हमारा, साइज जो है डिफरेंट साइज, इसके बिहाफ पे हम इसको 5 कैटेगरी में बांटते हैं। तो ये डिफरेंट 5 कैटेगरी क्या क्या है, वेरी, वेरी फाइन, फाइन, मीडियम, कोर्स और वेरी कोर्स। ये 5 कैटेगरी हैं क्लासेज के। जनरली अभी तक कभी एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको एक बार ध्यान में रखना है कि ये जो क्लास है, क्लास का जो डिफरेंट साइजेज हैं, वेरी फाइन, फाइन, मीडियम, कोर्स, वेरी कोर्स, ये इसके बिहाफ पर यहाँ ये है। जो थीन और थिक दो टर्म है, कहीं जहां पे हमने आप देख रहे होंगे जहां पे वेरी फाइन है वहां वेरी थीन भी लिखा हुआ है, या जहां फाइन है वहां थीन लिखा हुआ है। तो ये थीन थिक टर्म अभी हमने कहाँ पढ़ा था, अभी तुरंत हमने पढ़ा था प्लेटी स्ट्रक्चर में। प्लेटी स्ट्रक्चर में हमने क्या बोला था, प्लेटी, थीन, प्लेटी अगर होगा तो थिक होगा, और उसके बाद दूसरा क्या पढ़ा था कि अगर थिन होगा तो लेमिनर बोलते हैं। तो उस जगह पे हम जहाँ पे वेरी फाइन, फाइन नहीं लगा सकते, वहां पे हम थिन थिक टर्म का यूज करते हैं, ठीक। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इन एसआरएफ स्टूडेंट जो हैं उनको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अभी तो क्वेश्चन तो इस तरह का नहीं आया है, फिर भी आप ध्यान रखेंगे। अब है ग्रेड ऑफ स्ट्रक्चर। ग्रेड आपको क्या बताता था, आप जानते हैं कि ग्रेड हमको बताता है उसकी स्टेबिलिटी, इंडिविजुअल पेज की स्टेबिलिटी, वो कितना स्टेबल है, डिग्री ऑफ डिस्टिंक्टनेस। तो अगर कोई भी पेड़ कितना स्टेबल है तो उसका हम स्टेबिलिटी टेस्ट करते हैं, वो जो कि हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन में। लेकिन जो किसी भी ग्रेड स्ट्रक्चर का जो ग्रेड होगा, वो उसकी स्टेबिलिटी को क्या सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है, तो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है मॉइस्चर कंटेंट। उसके अलावा और भी चीजें हैं, लाइक ऑर्गेनिक मैटर, सॉइल टेक्सचर, क्लाइमेट, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। और सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस कौन करता है, वो करता है उसका मॉइस्चर कंटेंट। ये यहाँ मैंने लिख रखा है, इसको आप इसको ध्यान रखें। अब ये जो ग्रेड है, इस ग्रेड को हम मेनली 4 टाइप में डिवाइड करते हैं। फोर, 4 कैटेगरी है इसके। टाइप में आप यहाँ टाइप नहीं बोल सकते, ऑलरेडी मैंने एक टाइप बोल रखा है। तो 4 कैटेगरी है इसके, सब कैटेगरी ग्रेड के। तो पहला है स्ट्रक्चरलेस। मान लो कि ऐसा सॉइल का हमने लाया एक एग्रीगेट, उसका कोई स्ट्रक्चर, जैसे हम उसको लिए और गिराए तो वो टूट गया। इसका एक टेस्ट होता है, मैं मतलब अभी आगे बताना इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। तो
उसको हम जैसे गिराएंगे तो वो टूट के गिर गया। जैसे कि आप जाए और बालू एक मुट्ठी ले और उसको नीचे गिराएंगे, सब अलग अलग हो जाएगा, तो वो स्ट्रक्चर लेस है। वीक स्ट्रक्चर मान लो हमने गिराया और छोटे छोटे टुकड़ों में गिर गया, लेकिन वो सब अलग नहीं हुए, जैसे कि हमारा सैंड बालू जैसे गिरने के बाद होता है। तो ये भी, इसको हम वीक स्ट्रक्चर बोलते हैं। फिर मॉडरेट स्ट्रक्चर होता है, अगर उससे थोड़ा ज्यादा बड़ा अगर आपका क्लोड और पेड़ से बन रहे हैं तो। और स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होते हैं जिसको या मैसिव स्ट्रक्चर भी पाए जाते हैं, जो वेरी ड्यूरेबल होते हैं, डिस्टेंट होते हैं, जैसे हाई क्ले कंटेंट वाले सॉइल। अब जो ये जो सॉइल का स्ट्रक्चर है उसका एक नेमिंग की एक प्रक्रिया है, कि नेमिंग की जो प्रक्रिया है उसमें हम कैसे नेम्ड करते हैं स्ट्रक्चर को। तो आप देखो यहाँ पे मैंने कुछ नाम लिख रखा है। नाम लिखने के लिए हम एक ऑर्डर फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर का नाम लिखते वक्त सबसे पहले ग्रेड लिखते हैं। यहाँ मैंने लिख रखा है ये जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर नेमिंग की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम ग्रेड लिखते हैं, फिर क्लास लिखते हैं और फिर टाइप लिखते हैं। ठीक, क्या क्या लिखते हैं, पहले ग्रेड, फिर क्लास, फिर टाइप। अब मान लो एक स्ट्रक्चर में आपको एक एग्जाम्पल से बताया, स्ट्रॉन्ग कोर्स एंगुलर ब्लॉकी स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रॉन्ग क्या बताता है हमको, ग्रेड बताता है कि वेरी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बोल रहे हैं ना यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग है। ये कोर्स क्या बताता है, अभी तुरंत आपको फाइन कोर्स वगैरह अभी तुरंत बताया पिछले स्लाइड में। कोर्स हमको क्या बता रहा है कि इसका क्लास कैसा है, किस क्लास का। कोर्स मतलब साइज बड़ा है। और फिर उसके बाद हमको टाइप एंगुलर ब्लॉक की। तो ये आपका एक एग्जाम्पल है, आप इसको ध्यान रखेंगे कि स्ट्रॉन्ग क्या बता रहा है हमको, ग्रेड। कोर्स क्या बता रहा है हमको, टाइप। और सॉरी, कोर्स क्या बता रहा है हमको, कोर्स हमको बता रहा है क्लास, और एंगुलर ब्लॉक बता रहा है टाइप। मैं एक बार लिख भी देता हूं, आपको बाद में थोड़ी सी सहूलियत होगी। ये क्या है, दैट इज द ग्रेड। ये क्या है बताओ, क्लास। और ये क्या है, टाइप। ठीक ना। तो ये तीन चीजें हैं, आपको याद होना चाहिए। ये हो गया। अब इसके बाद हम एक छोटी सी चीजें अभी आपको मैंने बताया कि वेरी कोर्स फाइन फाइन, जो आपको हम बोल रहे थे टाइप में, कहा यहाँ पे वेरी फाइन फाइन मीडियम कोर्स वेरी कोर्स। ये तो हम कब बोलेंगे ये फाइन है, कब बोलेंगे मीडियम है, कब बोलेंगे ठीक है, कब बोलेंगे वेरी कोर्स है ठीक। तो मैंने यहाँ एक टेबल दे रखा है, ये साइज है, ये डायमीटर अगर होगा, वेरी फाइन अगर ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है, सबका अलग अलग है। हर एक स्ट्रक्चर के टाइप का अलग अलग थिकनेस थिननेस और उसका डायमीटर है। तो ये आप मतलब एक बार नजरों में रखना, बस बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी कभी कभी हमारे दिमाग में क्वेश्चंस निकलते रहते हैं। तो वो क्वेश्चन का ये समाधान है कि ये हम फाइन कब बोलेंगे, वेरी फाइन कब बोलेंगे, मीडियम कब बोलेंगे, या कोर्स के कब बोलेंगे। तो ये इसका एक आंसर है। अब है कि फैक्टर अफेक्टिंग द सॉइल स्ट्रक्चर। सॉइल स्ट्रक्चर को बहुत सारे फैक्टर जो हैं इफेक्ट करते हैं, आप जानते हैं जब सॉइल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है तो ये हम एक मिनट, ये हम पढ़ाते हैं आपको। पहले हम ये एक छोटा सा टॉपिक देखते हैं, फिर आपको हम वो बता देते हैं। सबसे पहले कि सॉइल स्ट्रक्चर बनता कैसे है, जेनेसिस ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर। कोई एक आदमी हमको रिप्लाई करो कि आपको आवाज प्रॉपर तरीके से आ रहा है। यस सर। यस सर। यस सर। अभी तो कहीं भी किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना आवाज मॉड्यूलेशन को लेकर के। नो सर। ओके, थैंक यू। अभी आप फिर आप म्यूट हो जाओ। जो जेनेसिस है सॉइल का, जेनेसिस एक सॉइल का जो जेनेसिस है, ये हम सॉइल सॉइल स्ट्रक्चर का जेनेसिस हम पढ़ते हैं। सबसे पहले सॉइल स्ट्रक्चर का जेनेसिस क्या मतलब है, इसका मतलब हुआ कि मैकेनिज्म which is responsible for formation of the soil aggregates, soil structural units, pairs, clods, chunks, everything that will be related with the soil structure। मतलब वो कौन सी मैकेनिज्म है, वो कौन सा प्रोसेस है जो सॉइल एग्रीगेट के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये हम सॉइल जेनेसिस में पढ़ते हैं। जेनेसिस ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर, व्हाट इट मींस मैकेनिज्म which is responsible for the formation of the soil aggregates। और ये कौन से मैकेनिज्म है, there is a three mechanism are there।
फर्स्ट वन इज a coagulation and flocculation of primary particle of soil. Second one is cementation, और थर्ड वन इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल मास, लास्ट वन इधर लास्ट प्रोसेस। तो हम वन बाय वन करके इसको डील करते हैं। पहला जो प्रोसेस है आपका वो है कागुलेशन एंड फॉकुलेशन। कागुलेशन और फॉकुलेशन से आप बहुत मैं ऐसा मानता हूं कि आप अच्छे से वाकिफ होंगे। कागुलेशन का क्या मतलब होता है? कागुलेशन का मतलब होता है कागुलेट बनना। जैसे मान लो इसको आप समझो थोड़ा सा। मान लो ये सॉइल पार्टिकल है, ये भी सॉइल पार्टिकल है, ये भी सॉइल पार्टिकल है, सॉइल पार्टिकल है। आपको दिख रहा है ना मैं ड्राइंग जो कर रहा हूं? प्लीज रिप्लाई। यस सर। ओके। तो ये जो सॉइल पार्टिकल हैं, डिफरेंट सॉइल पार्टिकल, ये सॉइल पार्टिकल जो हैं ये ऐसे मुतफरिक हैं सॉइल सिस्टम में, ऐसे अकेले अकेले घूम रहे हैं। अभी क्या हुआ, इनका एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन आप जानते हैं ये सॉइल क्ले है, मान लो सैंड है, सिल्ट है, जो भी है। लेकिन मान लो अगर ये सॉइल क्ले होता तो इसके ऊपर क्या होता? नेगेटिव चार्ज होता, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज हुआ है। अब ये दोनों जो नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे समान तौर पे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, सभी एक दूसरे को दूर भागेंगे। तो ये क्या है? ये किस कंडीशन में है? ये डिस्पर्स कंडीशन में है। अब क्या हुआ, एक बाइंडिंग एजेंट आ गया, कोई आयन आ गया जो कि पॉजिटिवली चार्ज था, कैल्शियम। अब ये नेगेटिव था, ये नेगेटिव था, लेकिन पॉजिटिव इसको क्या किया, ये इसके साथ पॉजिटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बनाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये इसके साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बनाएगा। फिर इस तरह से अगर मान लो यहाँ भी अगर नेगेटिव होगा तो ये भी बनाएगा, यहाँ अगर नेगेटिव होगा तो ये भी बनाएगा। तो सारे के सारे जो ये नेगेटिव होंगे, जो क्ले पार्टिकल्स हैं नेगेटिव वाले, इसके जो सरफेस है, इसके जो सरफेस के जो ग्रुप थे नेगेटिव ग्रुप्स, वो इस कैल्शियम के साथ कंबाइंड होना चाहता है। और ये कंबाइन होने के कारण क्या होगा, एक फ्लोक्यूल्स बनेंगे। बाद में क्या हो गया, ये पूरा एक फ्लोक्यूल्स बन गया। ये क्या बन गया है? फ्लोक्यूल्स। अब ये जो फ्लोक्यूल्स है, ये फ्लोक्यूल्स को ही हम क्या बोलते हैं? ये फ्लोक्यूल्स बनने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? फॉकुलेशन या कोगुलेशन। बात समझ में आ गई? ये जो प्राइमरी सॉइल पार्टिकल्स हैं, जो प्राइमरी सॉइल पार्टिकल हैं, वो आयंस आयंस जनरली क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के हेल्प से जो एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं, ये कहलाए आपको कोगुलेशन और फॉकुलेशन। जब ये ज्वाइंट हो गए तो ये एक फ्लोक्यूल हो गया। हो सकता है कि मान लो यहां भी एक फ्लोक्यूल बन जाए, ये भी एक बन जाए। अब ये इन दोनों फ्लोक्यूल्स को मान लो कोई एक सीमेंटिंग एजेंट आ गया, एडहेसिव सब्सटेंस आ गया। कहां से आया? इसमें फंजाई भी होगा सॉइल में। आप जानते हैं फंजाई क्या बनाता है? गोमालिन। ये गोमालिन क्या किया? माइक्रोराइजल सिक्रेशन है गोमालिन, गोमालिन इन दोनों को जोड़ दिया। या बहुत सारे एडहेसिव सब्सटेंस जो कि डिफरेंट माइक्रोऑर्गेनिज्म के द्वारा सॉइल में सेक्रेट होते हैं, वो इस दोनों फैक्ट्यूल्स को आप जो देख रहे हैं उसको जोड़ देंगे। तो ये जोड़ने की जो प्रक्रिया होगी एडहेसिव सब्सटेंस के हेल्प से, वो क्या कहलाता है? सीमेंटेशन। और इस तरह से बहुत सारे जो ये फॉलिक्यूल्स हैं जुड़ जाएंगे। बाद में क्या होगा? हमारा फॉर्मेशन ऑफ सॉइल मास होगा। और ये सॉइल मास कितना ज्यादा एक दूसरे से जुड़ा है, ये हम कैसे पता करेंगे? जब इस पर वाटर का एक्शन होगा, वाटर इसको तोड़ेगा, तो जो सबसे एग्रीगेट होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, वो क्या होगा? एक एग्रीगेट हो जाएगा। तो व्हाट इज द एग्रीगेशन? तो एग्रीगेशन इज द फॉकुलेशन प्लस सीमेंटेशन। फॉकुलेशन प्लस सीमेंटेशन। तो पहले फ्लैक्यूल्स बनेंगे, आप मेरा पॉइंटर देखिए, पहले फ्लैक्यूल्स बने, ये एक फ्लैक्यूल्स बना, ये फ्लैक्यूल्स बना, और इस फ्लैक्यूल्स को एडहेसिव सब्सटेंस जो भी सॉइल में डिफरेंट माइक्रोऑर्गेनिज्म या डिफरेंट प्रोसेस के द्वारा बनते हैं, वो इसको फ्लैक्यूल्स को जोड़ दिया। तो ये है हमारा सॉइल जेनेसिस। ये डिफरेंट सीमेंटिंग एजेंट्स हैं सॉइल में जो पाए जाते हैं, उसका मैंने ये यहाँ पे आपको ये लिस्ट दे दिया है।
अब है ये हो गया आपको। अब मैं आपको बताता हूं ये सब बातें कि फैक्टर अफेक्टिंग द सॉइल स्ट्रक्चर। द डेवलपमेंट ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर इन एरेबल सॉइल डिपेंड्स अपॉन द फ्लोइंग फैक्टर्स लाइक क्लाइमेट। अब क्लाइमेट कैसे? तो क्लाइमेट आप जानते हैं डिग्री ऑफ एग्रीगेशन को और टाइप ऑफ स्ट्रक्चर को ये करते हैं। कैसे? हमने अभी तुरंत बात किया है, एरिड क्लाइमेट, सेमी क्लाइमेट के स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होते हैं। तो हम जानते हैं कि एरिड का जो है, आपको अभी आपने हम अभी तुरंत बात किया, जो एरिड क्लाइमेट होंगे या सेमी, वहां पे क्या है, पिलर लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं। जहाँ पे सॉइल ज्यादा वाटर का मूवमेंट हो रहा है तो वहां पे प्लेटी स्ट्रक्चर बनता है। तो अभी तुरंत हमने बात किया है। तो एरिड क्लाइमेट में लिटिल एग्रीगेशन होता है, लेकिन सेमी एरिड में मोर एग्रीगेशन होगा क्योंकि वाटर थोड़ा सा ज्यादा है। ऑर्गेनिक मैटर आप जानते हैं, ऑर्गेनिक मैटर क्या है? एडहेसिव सब्सटेंस सेक्रेट करता है। वो ये करेंगे तो स्पोराइडल या क्रम्बी मोर पोरस स्ट्रक्चर बनाएंगे। और ऑर्गेनिक मैटर खुद भी क्या है? पोरस है। तो और पोरोसिटी बढ़ा देंगे जब हम सॉइल में डालेंगे तो। टीलेज आप जानते हैं, टीलेज हम करेंगे तो इससे क्या होगा? डिफरेंट फ्रेगमेंट में सॉइल पार्ट जो मास है, सॉइल मास हमारा टूटेगा। तो अलग अलग स्ट्रक्चर अलग अलग ये होगा। और इसीलिए हमको एक स्पेसिफिक ऑप्टिमम मॉइस्चर पे टीलेज करना चाहिए ताकि एक गुड ग्रेनुलर और क्रम्बी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो। फिर प्लांट रेसिड्यू रूट्स। ये जो प्लांट रेसिड्यू रूट्स हैं आप जानते हैं, इनके द्वारा ही एडहेसिव सब्सटेंस जिलेटेनियस ऑर्गेनिक मैटर का सिक्रेशन होता है। और यही जो मैं यहाँ लिख रखा है आप देखेंगे, जिलेटेनियस ऑर्गेनिक मैटर का सिक्रेशन होता है। और यही जो है हमारा ऑर्गेनिक मैटर, जिसके कारण हमारा जो आप जो सेकेंड प्रोसेस सीमेंटेशन की बात हम कर रहे थे वो। और दूसरी बात, जब बार बार क्या होता है, रूट्स और सीरियल्स के रूट्स या ग्रासेज के रूट्स जब जाते हैं तो सॉइल के अंदर एक प्रेशर क्रिएट करते हैं। प्रेशर क्रिएट करते हैं तो अलग अलग साइज के, अलग अलग शेप के, अलग अलग डिस्टिंक्टनेस के, अलग अलग स्टेबिलिटी के सॉइल एग्रीगेट का फॉर्मेशन होता है। साथ ही साथ ये प्लांट के जो रेसिड्यू हैं, ये माइक्रोब्स के लिए फूड के काम करते हैं। और ये माइक्रोब्स क्या करते हैं? बहुत सारे सिक्रीशन करते हैं एडहेसिव सब्सटेंस का, जो कि सॉइल में प्राइमरी बिल्डर हैं। किसके लिए? प्राइमरी बिल्डर मैंने यहाँ लिख रखा है, प्राइमरी बिल्डर है किसके लिए? सॉइल एग्रीगेट फॉर्मेशन के लिए। एनिमल्स भी, बोरोइंग एनिमल्स की आप बात करेंगे, आप जानते हैं वो डिफरेंट लेयर को एक दूसरे से मिला देते हैं, वो भी छोटे छोटे चंक्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो सॉइल एग्रीगेशन में ये सॉइल एग्रीगेट्स को फाइनर बनाने में हेल्प करते हैं। फाइनर सॉइल एग्रीगेट जो है फाइनल पार्टिकल बनाने में ये हेल्प करते हैं। कौन? हमारा बोरोइंग एनिमल्स। माइक्रोब्स के बारे में आप जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। सीमेंटिंग मटेरियल का यूज कर ये करते हैं। जैसे माइसीलिया है फंजाई का, वो तो सॉइल को एक दूसरे से स्टिकअप करके रखता है, जोड़ के रखते हैं। फर्टिलाइजर आप जानते हैं, कुछ फर्टिलाइजर है जो हमारे सॉइल एग्रीगेट को डिस्ट्रॉय करते हैं, कुछ अच्छा कर, जैसे सोडियम नाइट्रेट है, हम डालेंगे तो सोडियम बढ़ेगा। तो सोडियम आप जानते हैं क्या है? ये तो डिस्पर्सिंग एजेंट है। तो सॉइल एग्रीगेट को स्टेबिलिटी को ये हार्म करेंगे, रिड्यूस करेंगे। लेकिन यही हम कैल्शियम नाइट्रेट डाल दें या कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट डाल दें तो क्या होगा? ये सॉइल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करेंगे। वेटिंग एंड ड्राइंग, बार बार सॉइल में वेटिंग और ड्राइंग होता है। अगर ये साइकिल चलते रहता है तो सॉइल का जो बिग क्लॉड्स हैं वो छोटे छोटे क्लॉड्स में ब्रेक हो जाते हैं। अब एक्सचेंजेबल के टाइम आपको मैंने बता दिया, कैल्शियम और मैग्नीशियम जो होंगे अगर एब्जॉर्ब होंगे तो ये फोकलेटिंग एजेंट है, गुड स्ट्रक्चर होगा। हाइड्रोजन और सोडियम डीफोकलेटिंग एजेंट है और पुअर स्ट्रक्चर बनाएंगे। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कैल्शियम कार्बोनॉक्सिक एसिड गुड सीमेंटिंग एजेंट। क्ले पार्टिकल बढ़ेगा तो स्ट्रक्चर क्ले बढ़ेंगे, क्ले का परसेंटेज बढ़ता है तो आप जानते हैं क्या होता है? स्ट्रक्चर बढ़िया होता है। वाटर सॉइल स्ट्रक्चर को टेस्टिफाई करता है, इसका कितना ड्यूरेबिलिटी होगा ये हमको बताता है। तो ये हो गया आपको। फिर आपका हमारा है ये फैक्टर इफेक्टिंग, मैंने ऑलरेडी आपको सारे के सारे डिस्कस कर दिए। सॉइल एग्रीगेशन का भी सेम फैक्टर इफेक्टिंग है। अब है मेथड ऑफ एवल्यूएशन ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर। सॉइल स्ट्रक्चर का मेथड ऑफ एवल्यूएशन। तो जो सॉइल स्ट्रक्चर का मेथड ऑफ एवल्यूएशन है, क्यों जरूरत है सॉइल स्ट्रक्चर का मेथड ऑफ एवल्यूएशन? अब आपको एक छोटा सा मेरे ख्याल से बैकग्राउंड मिल गया होगा कि हम सॉइल स्ट्रक्चर का एवोल्यूशन क्यों करते हैं, क्या जरूरत है इसकी। तो देखो, जरूरत ये है कि हमने क्या बोला, टाइप, क्लास और ग्रेड। टाइप, क्लास और ग्रेड। हम कैसे डिसाइड करेंगे ये कि सॉइल का शेप कैसा होगा, साइज कैसा होगा, इसका अरेंजमेंट कैसा है, कितनी इसकी ड्यूरेबिलिटी होगी, कितना होगा। तो इसके लिए हमको सॉइल स्ट्रक्चर का एवल्यूशन करना पड़ता है। और इसके एवल्यूशन के दो तरीके हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। जो डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट सॉइल स्ट्रक्चर, हम जाते हैं फील्ड कंडीशन में, सॉइल को लेते हैं और देखते हैं।
तो पहला जो हमारा है उसमें है माइक्रोस्कोपिक मेथड। माइक्रोस्कोपिक मेथड में हम क्या करते हैं, सॉइल का थिन सेक्शन लेते हैं। अब ये थिन सेक्शन कहना बहुत आसान है, ये थिन सेक्शन बनाने में कभी कभी 8-8, 9-9, 10-10 महीने लग जाते हैं शायद। तो जब आप पीएचडी में आएंगे तो सॉइल जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे तो आई थिंक आपको ये थिन सेक्शन के बारे में थोड़ा मोड़ा समझ में आएगा। तो जो थिन सेक्शन हम बनाते हैं, फिर इस थिन सेक्शन को लेबोरेटरी में जाकर के पेट्रोग्राफिक माइक्रोस्कोप में देखते हैं कि उसका साइज शेप कैसा है। ये आपको मैं एक थिन सेक्शन डालना चाहिए था, हमको मेरे पास है कुछ फोटो थिन सेक्शन का, मैं आपको कल दिखा दूंगा। थिन सेक्शन में हम उसको देखते हैं और फिर उसका आपको क्लियरली दिखता है थिन सेक्शन में वो कैसा है। फिर मैक्रोस्कोपिक मेथड फील्ड कंडीशन में, फील्ड कंडीशन में हम जाएंगे, फील्ड कंडीशन में हम जाते हैं और क्या करते हैं ये देखो, यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि तब से बताया नहीं। फिर हम जाते हैं फील्ड में, फील्ड में हम एक सॉइल को एग्जिबिट करते हैं, एक चंक लेते हैं, ड्राई सॉइल का चंक, ये चंक लिया और इस चंक को हम गिराते हैं किसी सॉलिड फ्लोर पे, किसी पक्का फ्लोर जो होता है। और ये जो गिराने का हाइट होता है वो कितना होता है, 3 फीट, 3 फीट की हाइट से इसको हम गिराते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो किस साइज के टुकड़ों में ये चंक टूटा है, और इसके बिहार पर हम ये डिसाइड करते हैं इसका क्या क्लास है, ये स्ट्रक्चर कितना ड्यूरेबल है, इसका क्या शेप है, इससे हमको पता चल जाता है। फिर दूसरा बात ये भी देखते हैं कि ये जो टूटा है उसका क्लीवाज कैसा है, क्लीवाज कैसा, वो एक स्पेसिफिक क्लीवाज में टूटा है या कोई डिस्प्लेट क्लीवाज नहीं है। तो ये जैसे मान लो आपने समंदर किनारे गए, सैंड ड्यून्स, आपने कुछ रेत उठाई और ऐसे गिराया, तो क्या उसका क्लीवाज होगा, कुछ नहीं। कोई साइज होगा चंक का, नहीं होगा। लेकिन आप गए और राइस फील्ड से एक बड़ा सा मास ऑफ सॉइल लाए और उसको गिराए, गिराए तो एक मासिव स्ट्रक्चर बनेगा, छोटा सा बड़ा बड़ा सा ब्रेक, हो सकता है वो ब्रेक भी नहीं हो क्योंकि वेरी हाईली कोहेसिव होता है। तो इस बिहार पे हम इसको ये करते हैं। इनडायरेक्ट मेथड में हमारा डिफरेंट साइज डिस्ट्रीब्यूटर होता है हमारे पास, दो है एग्रीगेट एनालिसिस के लिए, वेट सीविंग मशीन और ड्राई सीविंग, वेट सीविंग और ड्राई सीविंग। वेट सीविंग और ड्राई सीविंग दो मेथड है, इसके अलावा अभी एक मेथड है इल्यूटेरियन मेथड और सेडिमेंटेशन मेथड। ये सभी मेथड जो है हमारा जो साइज का डिस्ट्रीब्यूशन और स्टेबिलिटी का जो एग्रीगेट है उसके साइज का, एग्रीगेट के साइज का, एग्रीगेट के साइज का डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी स्टेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन बताता है। एग्रीगेट एनालिसिस में ये जो है वाटर के स्टेबल सेकेंडरी पार्टिकल को ये करते हैं, ये ड्राई सीविंग और वेट सीविंग, और ये इल्यूटेरियन और सेडिमेंटेशन, ये चार मेथड है हमारे पास इनडायरेक्ट। इल्यूटेरियन में क्या होता है, सिर्फ आप फोटो देखें ध्यान से आपको समझ में आ जाएगा। देखो हम यहाँ क्या करते हैं, सॉइल का एग्रीगेट्स डालते हैं और एक फोर्स के साथ हम इसमें वाटर को फ्लो करते हैं एक स्पेसिफिक वेलोसिटी से, और ये वाटर जैसे जैसे जाते हैं तो स्पेसिफिक साइज के जो हैं वो धीरे धीरे सेटल हो जाते हैं, और जो हल्का होता है वो आगे बढ़ते जाते हैं धीरे 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 डिफरेंट डिफरेंट फ्रैक्शनेशन में, ये इल्यूटेरियन फ्रैक्शनेशन में ये डिस्पर्स सॉइल पार्टिकल और अलग अलग साइज के शेप के जो हमारा चंक है वो दिखता है। जो पार्टिकल होंगे जिसकी सेटलिंग वेलोसिटी लेस होगी वो अपवर्ड वेलोसिटी वाटर के पर्टिकुलर अपर वाले वेसल्स में दिखेंगे। जैसे जैसे उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती जाएगी, ज्यादा होगी जिसकी, वो धीरे धीरे नीचे वाले में सेटल होते जाएंगे। ठीक, और इसमें जो हम सेपरेट करते हैं इस मेथड के थ्रू, वो 1 मीटर से लेकर के 1 mm से लेकर के 0.2 mm के डायमीटर के सॉइल एग्रीगेट को हम सेपरेट कर सकते हैं इल्यूटेरियन मेथड में। सेडिमेंटेशन मेथड में क्या होता है, वही आप जो स्टोक्स लॉ की हम जो बात किए, बस स्टोक्स लॉ लगाते हैं, ऑलरेडी हमने आपको स्टोक्स लॉ डिस्कस कर दिया है, तो स्टोक्स लॉ लगाते हैं हम आपको सेडिमेंटेशन मेथड में। अब है कुछ इनडायरेक्ट मेथड है जिसको हम ये, अब ड्राई सीविंग और वेट सीविंग। जो ड्राई सीविंग है आप जानते हैं कि ड्राई सीविंग जो है वो चेपल साहब ने 1962 में दिया, और ये ड्राई सीविंग मेथड से किसी एग्रीगेट की विंड इरोजन के प्रति क्या ससेप्टिबिलिटी है ये हमको पता चलती है, और वेट सीविंग में हमको वाटर इरोजन के प्रति क्या ससेप्टिबिलिटी है ये हमको पता चलता है। जो ये आप ड्राई सीविंग में क्या करते हैं, हम सॉइल में क्या करते हैं, वो एक चंक लेते हैं और उस पे हम एक विंड का ये डालते हैं और हम फिर देखते हैं कि कितना ये हुआ,
कितना डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल का कितना कितना साइज का पार्टिकल बना। वेट सीविंग का आपको मैं एक फोटो दिखा देता हूँ। ये देखो, ये वेट सीवर है। ये वेट सीवर में क्या होता है, इसके अंदर वाटर फील्ड रहते हैं। ये भी वेट सीवर है, दोनों आप देख लो। और इसमें क्या होता है, हम चंक डाल देते हैं और पानी से भर देते हैं। इसके अंदर डिफरेंट सीव होते हैं, डिफरेंट साइज के सीव होते हैं, 8-10 सीव अलग अलग साइज के। और फिर हम इसको क्या करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं। ये जो देख रहे हैं ना ऊपर, ये यहाँ देखो आप, इसको हम ऊपर नीचे करते हैं तेजी से। और इस शायद इसका जो ऊपर नीचे करने का स्पीड होता है वो 30 मिनट तक हम करते हैं, और 30 आरपीएम पे करते हैं, 30 बार पर मिनट, 30 टाइम्स। और फिर हम करके देखते हैं, और अलग जैसे जैसे उसका, क्योंकि हम जानते हैं वाटर में कर रहे हैं तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में ये टूट जाएंगे। और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगे तो अलग अलग सीव साइज में जा जा करके वो सेटल हो जाएंगे, जिसके जो जो साइज होंगे। और उसके बिहार पर हम फिर वो निकाल लेते हैं। और क्या करते हैं, ये आप यहाँ आ जाओ, कैसे निकालते हैं एक्सप्रेशन ऑफ रिजल्ट। तो जैसे कि वाटर स्टेबल एग्रीगेट्स की बात करें तो वेट ऑफ एग्रीगेट्स जो हमारा इसमें है, और वेट ऑफ सैंड, वेट ऑफ सम और वेट ऑफ सैंड, ये जो है हमारा, ये है वाटर स्टेबल एग्रीगेट्स का फॉर्मूला है। फिर ऐसा ही हमारा होता है मीन वेट डायमीटर। मीन वेट डायमीटर में क्या करते हैं कि एक स्पेसिफिक साइज रेंज का डायमीटर का जो मीन डायमीटर जो है, मीन डायमीटर ऑफ इच साइज फ्रैक्शन का कितना है और उसका वेट कितना है, इसका मल्टीप्लीकेशन और समेशन है। इसका मल्टीप्लीकेशन और समेशन है। फिर इसी तरह से क्ले डिस्पर्सन रेशियो है, इसमें परसेंटेज ऑफ सिल्ट प्लस क्ले लेते हैं, परसेंट ऑफ सिल्ट प्लस क्ले लेते हैं। उसके उसी तरह से होता है सीडीआई। सीडीआई मतलब क्ले डिस्पर्सन रेशियो, इसमें परसेंटेज ऑफ क्ले दैट इज इन द वाटर और परसेंटेज ऑफ क्ले इन डिस्पर्स फेज। तो इस तरह से हमारा क्ले फॉक्युलेशन इंडेक्स होता है, इसमें परसेंटेज ऑफ क्ले इन डिस्पर्स फेज इंटू परसेंटेज ऑफ क्ले इन वाटर, परसेंटेज क्ले इन डिस्पर्स फेज इंटू, इसको 100/1 करते हैं। ये डिफरेंट रेशियो हैं जो हम कैलकुलेट करते हैं बिहाफ ऑफ जो हम सीविंग कर रहे हैं वहां पे, और सेडिमेंटेशन, इसके बिहाफ पर हम इसको कैलकुलेट करते हैं। इस तरह से और कुछ रेशियो है, जैसे स्ट्रक्चरल कोएफिशिएंट है, सिल्ट और क्ले कितना है एग्रीगेट में, और माइनस सिल्ट प्लस क्ले इन H2O। और सिल्ट प्लस क्ले इन H2O का ये रेशियो है। एक होता है वाटर ड्रॉप मेथड, ये बार बार पूछा जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, चंक जो हमारे पास जो एग्रीगेट का मास है उस पे हम 4.7 डायमीटर के 30 सेंटीमीटर के हाइट से वाटर को गिराते हैं। और उसको टूटने में जितना नंबर ऑफ वाटर होता है, इसको नंबर ऑफ वाटर जो लगते हैं, नंबर ऑफ ड्रॉप ऑफ वाटर जो लगते हैं, ये हम काउंट कर लेते हैं। तो ये है, अगर ज्यादा नंबर ऑफ वाटर लग रहे हैं इसका मतलब वो स्टेबल मोर है, कम लग रहे हैं इसका मतलब कम स्टेबल है। तो ये है इसमें ये। इसके अलावा मैं इसमें एक आपको टेबल में कल दे दूंगा कि कौन बढ़ता है कौन घटता है तो किसका क्या होता है। तो ये एक टेबल मतलब इसमें मैं ऐड करके आपको, इसमें ऐड करके, या नहीं तो बाद में भी आपको आपको ये कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि अगर सीडीआई बढ़ेगा तो क्या घटेगा। तो देखो, सीडीआई H2O में है। मैं एक तरीका आपको बताता हूँ, इसे आपको नहीं भी याद रहे तो आपको याद हो जाएगा ये। देखो, डिस्पर्स फेज है। डिस्पर्स मतलब जब वो अलग हो गए तब। तो ऊपर का वैल्यू अगर बढ़ेगा, ऊपर का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो मतलब हुआ हमारा ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगा। तो एक्सक्यूज सीडी, मी सर। हाँ सर आप प्लीज ये रिपीट करेंगे वाटर स्टेबल एग्रीगेट का। देखो क्या करते हैं हम, ऐसे हम आपको लिख के समझा देते हैं। जैसे मान लो ये हम, सॉरी, ये यहाँ देखो आप, ये एक बड़ा सा चंक है, ठीक ना। अब यहाँ पे हमने एक शॉवर लगा रखा है। क्या है, ये एक शॉवर है, इससे वाटर निकलता है। अब इससे वाटर निकल रहा है, इस वाटर का एक हमको एक डायमीटर तय करना पड़ता है। वो डायमीटर क्या है ये आप देख लो। इस ड्रॉप ड्रॉप का जो वाटर का जो ड्रॉप होगा इसका ये साइज होगा। इसकी डायमीटर 4.7 mm होगी। अब ये डायमीटर के वाटर यहाँ से इस 30 सेंटीमीटर के हाइट से इस पे हम गिराते हैं। कितना, 30 सेंटीमीटर। अब इस हाइट से इस पे गिरा, बहुत सारा गिर रहा है। तो ये हम देखते हैं कि ये कितना नंबर ऑफ वाटर गिरने के बाद ये चंक टूट जाएगा, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जा रहा है। तो जितना नंबर ऑफ वाटर लगेगा, तो अगर वाटर का संख्या बढ़ेगा, नंबर अगर बढ़ेगा, इसका मतलब क्या हुआ, स्टेबिलिटी ज्यादा है, स्टेबिलिटी
ज्यादा है। समझ में आई क्या? हेलो। जी सर। सर इससे पहले वाला जो आपने स्लाइड दिखाया था ना, वाटर स्टेबल एग्रीगेट, एक्चुअली मैं उसका बोल रही थी। यस सर। ये वाला क्या? यस सर, यस सर, यस सर। हाँ सुनो, देखो, जो एग्रीगेट होते हैं उसका वेट लेते हैं होल एग्रीगेट का। जैसे मैंने एक चंक लिया, ठीक ना, ठीक, ये वेट ऑफ एग्रीगेट हो गया। वेट ऑफ सैंड, उसमें कितना परसेंटेज ऑफ सैंड है, जब हम सेडिमेंटेशन के थ्रू एनालिसिस करेंगे, यहाँ पे मैंने आपको बताया सेडिमेंटेशन मेथड, इससे हम एनालिसिस करेंगे तो हमको परसेंटेज ऑफ सैंड पता चल जाएगा, ठीक। अब जो ये एग्रीगेट है, यही इसका जो वेट ऑफ एग्रीगेट है, अब जब हम एग्रीगेट निकालेंगे तो सैंपल से, किसी सैंपल से निकाले होंगे, तो उस सैंपल का साइज, वेट, जिससे हमने एग्रीगेट लिया है, और वेट ऑफ द माइनस वेट ऑफ द सैंड कर देंगे, तो ये हो गया। बस ये फॉर्मूला है बस इसका। बताओ इसमें क्या करना है, समझ में आया क्या? मान लो 100 ग्राम का सैंपल है मेरे पास, 100 ml से 100 का, उसमें से हमने जो एग्रीगेट निकाला उसमें मान लो 50 ग्राम एग्रीगेट्स थे, ठीक। तो 50 ग्राम तो हमारा एग्रीगेट हुआ। कुछ जो उस सैंपल में जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा एग्रीगेटेड ही होगा, कुछ सॉइल जो होंगे वो अनएग्रीगेटेड नहीं होंगे, एग्रीगेट नहीं होंगे, तो उस एग्रीगेटेड सॉइल को हम, उसको भी हम सैंपल में काउंट करेंगे। तो सैंपल पूरा 100 ग्राम हो गया, मान लो उसमें हमको 20 ग्राम सैंड है, तो 100 - 20, यहाँ मान लो 100 - 20, और ये जो एग्रीगेट है हमारा, मान लो एग्रीगेट जो सैंपल था उसमें 80 ग्राम जो है एग्रीगेटेड था, और मान लो ये वेट हमारा कितना है, 20। ओके। हेलो। थैंक यू सर, थैंक यू सर। और कुछ जी है सर। इसमें किसी को? हाँ बोलो। हाँ हाँ सर, थोड़ा और बताइए सर। थोड़ा और क्या बताएं, बताओ। इससे इस जो रिजल्ट्स है ना, 1 मिनट, ठीक ना। हेलो। यस सर। इन सब चीजों को फिर हम पढ़ेंगे, एक बार पता है आपको, दोबारा हम पढ़ते हैं, कहाँ पे पढ़ते हैं पता है? इन सी चीजों को हम फिर दोबारा पढ़ेंगे, कहाँ पे पता है आपको? सॉइल इरोजन चैप्टर में, ठीक यस ना। सर। आई थिंक हम वहाँ, और अभी तो मैंने कुछ ही ये जो इंडेक्स वगैरह है ना, आपको मैं बहुत ज्यादा एलोबरेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये आता कहाँ से मैं सब बता दूंगा आपको इरोजन में, जब हम सॉइल इरोजन पढ़ेंगे तो, ठीक ना। यस सर। थैंक यू हाँ सर, थैंक यू। हाँ। तो आज का क्लास हम यही रखते हैं, कल के क्लास का किसी के पास डाउट है तो हमसे पूछ सकते हैं। ये आज का भी, मतलब ऐसा नहीं है, कल का भी आज का भी, कुछ भी डाउट है पूछो आप। और आपको आवाज ठीक आई ना आज, ये बताओ पहले हमको। यस सर। किसी को अगर नहीं आया है तो हमको बताओ पर्सनली वो, किसी को प्रॉब्लम है क्या? नो सर। सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ पूछ लो, हाँ बोलो आप। सर वो जो प्रिज्म स्ट्रक्चर आपने पढ़ाया था, तो हम्म। उसमें सर प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर में सर इस स्ट्रक्चर से सर कौन सी सॉइल बनती है? सवाल, अच्छा, एक्चुअली क्या होता है ना कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि कौन सी सॉइल बनेगी, ऐसा तो कुछ स्पेसिफिकली हमने नहीं, मतलब याद आ रहा है, रिकॉल कर पा रहे हैं, लेकिन यस ऐसा हमने देखा है कि जैसे जैसे ब्लॉक, जैसे हम बोले ना आपको ब्लॉक वाला, तो जैसे आप ये जाएंगे ना भर्टिसोल वगैरह में, ब्लैक सॉइल में, तो आपको ब्लॉक टाइप का स्ट्रक्चर दिख जाएगा, ठीक ना। और जैसे कि जो आपका ये एरिड रीजन का जो सॉइल है, एरिड रीजन के सॉइल को हम क्या बोलते हैं? एरिड सॉइल जो है, आपको एरिड सॉइल में आपको ये प्रिज्म लाइक का स्ट्रक्चर दिखेगा वहां पे, ठीक ना। एरिड सर। सॉइल में, एरिड रीजन का जो सॉइल है, वहां पे जो सॉइल का स्ट्रक्चर जब आप इवोल्यूशन करेंगे तो आपको प्रिज्म लाइक का स्ट्रक्चर दिखेगा, जैसे कि राजस्थान वगैरह जो हमारा एरिया है, या गुजरात कच्छ वगैरह का, वहां पे। यस सर। और कुछ अगर आपको है पूछना तो बताओ। मीटिंग किधर है?